हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है किरोशन नर्सिंग क्लासेस की पेज सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम बात करते हैं आरआरबी, सीसीआरएम, एसयूआईएमएस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एमसीक्यूज के बारे में। और ये पेज सीरीज की क्लास नंबर 169। जी हाँ, डेली बेसिस को अलग अलग एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और साथ साथ में हम जानने की कोशिश करते हैं कि एमसीक्यूज का आंसर क्या रहेगा। ओके, तो हर एक एमसीक्यू हम अच्छे से कोशिश करते हैं उसको अच्छे से समझने की, उसके कंसेप्ट क्लियर करने की, और इस सीरीज का हम यही डिस्कशन करते हैं। ओके, तो इसी के साथ अपनी पेज सीरीज की क्लास नंबर 169 शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं अगेन आपको फिर से बता दूं कि जो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लेकर आए आरआरबी क्रैश कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ साथ एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन। ओके, एमसीक्यू फोकस्ड आपको पूरा पैटर्न मिलेगा और ये सब चीजें जो मिलेगी आपको ओनली 4999 के अंदर मिलेगी। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी आपकी 12 मंथ की, यानी कि 12 महीने के लिए वैलिडिटी मिलेगी। बट आपको इसको अच्छे से तैयारी करनी है। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस हमें करनी है, तो उन सभी के लिए हम लेके आए हैं क्या, वो है टेस्ट सीरीज। जी हाँ, टेस्ट सीरीज। जो बच्चे अपनी प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, सॉरी जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको असेस करना चाहते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो कितनी है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास है मॉडल पेपर। जी हाँ, इस टेस्ट सीरीज के आपको मिलेंगे 25 मॉडल पेपर और साथ साथ 10 आरआरबी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। और उसका जो पैटर्न रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो प्राइस रहेगी ओनली 599। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है बच्चों आपके सामने। जो पहला सवाल वो ये है कि कोई व्यक्ति है, ओके, कोई इंडिविजुअल जिसका पर्टिकुलर एक कोई रैंडम एक ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, जिसको सबसे ज्यादा संभावना होती है कि इसको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होने की। ठीक है, तो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आप सबको पता है। ओके, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ओके, ए बी है या फिर ओ है। तो यहाँ पे इन चारों में से टाइप ए बी, टाइप बी, टाइप ओ या टाइप ए, इन चारों में से वो कौन से टाइप का ग्रुप है जिस पर्सन को या जिस इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा संभावना उसको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होने की। ओके, तो अगेन मैं क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दूं। इंडिविजुअल्स विथ एक कोई ब्लड ग्रुप आर द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए टाइप ए बी, ऑप्शन बी टाइप बी, ऑप्शन सी टाइप ओ एंड ऑप्शन डी टाइप ए। तो यहां पे अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होने की जो सबसे ज्यादा संभावना होती है वो एक ब्लड ग्रुप है जिसका नाम है टाइप ए। ओके, क्या नाम है? टाइप ए ब्लड ग्रुप के जो भी लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा संभावना होती है, हाई रिस्क पे होते हैं। ओके, किस चीज का? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होने का। अब इसके अगर हम बात करें, आपका सवाल होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, तो इसका एग्जैक्ट रीजन तो अननोन है, अभी तक नहीं पता कि एग्जैक्ट कॉज क्या है। बट ये अगर बात करें तो पुरानी चीजें असेस की जाती है। अगर बात करें तो इसमें पता चलता है कि जो पर्सन जिसके ब्लड ग्रुप ए है तो उसको बहुत ज्यादा संभावना होती है। अब एग्जैक्ट कॉज उसका नहीं पता अभी तक, काफी सारे अगर बात साइंटिस्ट स्टडी कर एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, बट ये ज्यादातर जो ब्लड ग्रुप ए है उनमें ज्यादा होने की संभावना रहती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई स्यूडोमोनास आर्गुइनोसा इन द लेबोरेटरी। ओके, स्यूडोमोनास आर्गुइनोसा, इसकी पहचान करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर कौन सा प्राइमरी टेस्ट किया जाता है? ओके, ऑप्शन ए नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, ऑप्शन बी ऑक्सीडेज टेस्ट, ऑप्शन सी कैटालिस टेस्ट एंड ऑप्शन डी इज कोगुलेस टेस्ट। तो यहां पे अगर हम बात करें, ओके, जो स्यूडोमोनास है, नाम सुना होगा आपने, स्यूडोमोनास आर्गुइनोस। तो यहां पे अगर हम बात करें इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा या सबसे ज्यादा बात करें सबसे मोस्ट रिलायबल जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम कहते हैं ऑक्सीडेज टेस्ट। ओके, क्या कहेंगे उसको? हम ऑक्सीडेज कहते हैं, जो सबसे ज्यादा प्राइमरी अगर हम बात करें, ओके, प्राइमरी टेस्ट होता है जो कंडक्ट किया जाता है स्यूडोमोनास आर्गुइनोसा के लिए। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है द फॉलोइंग डिजीज हैज ए ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया। कि कौन सी ऐसी डिजीज होती है जिसके कारण से बहुत ही ज्यादा संभावना होती है उस व्यक्ति के अंदर क्या हो? हाइपरकैलेमिया हो।
इस क्वेश्चन के बारे में आप सबको याद होगा, अगर आपने मेरी पिछली क्लास अटेंड की तो उसमें आपको मैंने बताया भी था एक डिजीज के बारे में कि जब वो डिजीज होती है तो उस पर्सन में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होती है। कब होता है, तो ऑप्शन ए रीनल फेलियर, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी डिमेंशिया एंड ऑप्शन डी हेड इंजरी। ओके, तो यहां पे मैं आपको बता दूं हाइपरकैलेमिया क्या होता है। हाइपरकैलेमिया इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम। ओके, पोटेशियम का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है, जो यूजुअली कितना होता है 3.5 से लेके कितना होता है 5 मिली इक्वल पर लीटर होता है। 5 मिली इक्वल लीटर पर लीटर होता है 3.5 से 5। जब बॉडी के अंदर जो पोटेशियम का लेवल है इससे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन में हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया। क्लियर है। और जब ये लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, लेवल क्या हो जाता है डाउन हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं हाइपोकैलेमिया। क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चों सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, कैल्शियम का पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वो सिचुएशन कौन सी होती है, वो सिचुएशन होती है रीनल फेलियर। कौन सी सिचुएशन होती है, रीनल फेलियर। जब बॉडी से क्या होता है, यूरिन का आउटपुट वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि यूरिन रिटेंशन हो जाता है। ओके, यूरिन रिटेंशन हो जाए, ब्लड कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता, तो उस सिचुएशन में बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, जो पोटेशियम है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, हाइपरकैलेमिया होता है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है द सिम्टम ऑफ एलिफेंटियासिस। ओके, द सिम्टम्स ऑफ एलिफेंटियासिस, जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्टेट्रिक लीजन भी कहते हैं, इज सीन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्यूट अटैक। एलिफेंटियासिस की अगर बात करें, किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम एलिफेंटियासिस का अटैक होता है तो उसके कितने साल बाद में, ओके, कितने साल बाद में उस पर्सन के अंदर वो डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है 1 to 5 ईयर, 1 से लेके 5 साल बाद, 15 से 20, 5 से 10 या 10 से 15। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें जो एलिफेंटियासिस है, जब एक पर्सन को, ओके, इसकी अगर बात करें तो एक मॉस्किटो होता है, इसका नाम क्या है, क्यूलेक्स। ओके, क्या नाम है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है। जब इसका अटैक होता है, कितनी बार, एक बार नहीं, बार बार अटैक होता है। ओके, बार बार इसका अटैक होता है तो उसके बाद में एक टाइम पीरियड होता है, उस पर्सन के अंदर वो बीमारी देखने को मिलती है। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें तो वो टाइम पीरियड क्या है, वो टाइम पीरियड होता है 10 to 15 ईयर्स, यानी कि 10 से 15 साल बाद में। ओके, 10 से 15 साल बाद में उस पर्सन के अंदर वो बीमारी हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। चलिए, क्लियर है यहाँ पे। तो मॉस्किटो कौन सा है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल परफॉर्मिंग सीपीआर, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देते टाइम जो रेस्क्यूअर्स होता है, जो सीपीआर दे रहे होते हैं, ओके, जो सीपीआर दे रहे होते हैं, तो उनको अपना जो रोल है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है जो सीपीआर दे रहे हैं, तो कब उनको अपना रोल चेंज करना चाहिए, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के एक पर्सन की जगह दूसरा पर्सन आएगा। तो वहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट, ऑप्शन सी 2 मिनट एंड ऑप्शन डी इज 4 मिनट। तो यहां पे अगर हम बात करें तो सीपीआर आप सबको पता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसके अंदर 100 to 120 कंप्रेशन दिए जाते हैं। ओके, 100 to 120 कंप्रेशन दिए जाते हैं इन ए मिनट। ओके, और रेशियो क्या रहता है, 30:2। ओके, 30:2 रहता है। तो यहां पे जब एक पर्सन क्या दे रहा है, सीपीआर दे रहा है, तो उसको अपनी पोजीशन क्या करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। कितने देर में, एवरी 2 मिनट, हर 2 मिनट के अंदर पोजीशन क्या करनी देनी चाहिए, चेंज करने दिए, ताकि इस पर्सन, इससे क्या होगा, जो पर्सन सीपीआर दे रहा है वो एग्जॉस्ट या फिर फैटिग नहीं हो गया, उसके बाद की उसकी एनर्जी पूरी क्या हो जाएगी, सीपीआर देते टाइम एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो वो कब अगर बात करें
इफेक्टिवली सीपीआर नहीं दे पाएगा, तो इसलिए 2 मिनट बाद में क्या करनी है, दूसरे पर्सन को सीपीआर देना शुरू करना है। ओके, इससे क्या होगा, कंसिस्टेंटली आप सीपीआर दे पाएंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द पेरिनेजल साइनसेस इन रेस्पिरेशन। तो यहां पे अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में जो पेरिनेजल जो साइनसेस होती है, ओके, उनका रोल की अगर बात करें तो उनका क्या रोल है, तो ऑप्शन ए, दे फिल्टर एंड वार्म द एयर बिफोर इट रीचेस द लंग्स। ये अगर बात करें जो पेरिनेजल साइनसेस होती है, ये क्या करती है, ये फेफड़ों में हवा पहुंचने से पहले उसको क्या करती है, फिल्टर करती है और गर्म करती है क्या। नेक्स्ट ऑप्शन बी, दे प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। वो एक तरीके का सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस हो जिससे गैस का जो एक्सचेंज है वो आसानी से हो। ऑप्शन सी, दे रेगुलेट द पीएच ऑफ इनहेल्ड एयर। वो जो एयर जो आप इनहेल कर रहे हैं उसका पीएच को मेंटेन करना। ऑप्शन डी, दे इनहेंस वॉइस रेजोनेंस एंड लाइटन द स्कल। वो क्या करते हैं, जो वॉइस अगर बात करें, जो वॉइस आवाज का जो रेजोनेंस है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और जो स्कल है उसको क्या करते हैं, हल्का करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें जो पेरिनेजल साइनसेस होती है उनका अगर हम बात करें, सबसे अगर अच्छे अगर बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन बात करें तो एयर को फिल्टर करना, वार्म करना। तो ये काम मोस्टली किसका होता है, ये काम यूजुअली अगर बात करें नोज। ओके, नोज के अगर बात करें तो एयर को क्या करता है, वो फिल्टर करता है और एयर को वार्म करने में उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली जो पेरिनेजल साइनसेस उसका रोल रहता है ऑप्शन डी। ओके, एनहेंस वॉइस रेजोनेंस एंड लाइटन द स्कल। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सस्पेक्टेड प्लेसेंटा प्रीविया। अगर कोई केस आया है जो, या फिर अगर बात करें वहां वो सस्पेक्टेड है प्लेसेंटा प्रीविया का, तो यहां पे उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन कब एडवाइज किया जाता है। ओके, तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, टू डिटरमाइन प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज। प्लेसेंटा में कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटीज है। ऑप्शन बी, टू डिटरमाइन फीटल पोजीशन, फीटल की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। ऑप्शन सी, टू डिटेक्ट कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज, कि कोई किसी तरह कोई जन्मजात बीमारियां तो नहीं है, उसको असेस करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। ऑप्शन डी, आफ्टर रूलिंग आउट प्रीविया बाय अल्ट्रासाउंड, कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो प्रीविया है उसको रूल आउट करने के बाद में। तो यहां पे अगर बात करें जो प्लेसेंटा प्रीविया है, ओके, जो प्लेसेंटा प्रीविया होती है इसको अगर बात करें कब अगर एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है वो कब करना चाहिए। ओके, तो प्लेसेंटा प्रीविया के केस के अंदर वेजाइनल एग्जामिनेशन तब किया जाता है जब जो अल्ट्रासाउंड होता है, ओके, अल्ट्रासाउंड का यूज करने के बाद में। ओके, अल्ट्रासाउंड का यूज करने के बाद में, आफ्टर रूलिंग आउट प्रीविया बाय अल्ट्रासाउंड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में आपको बताऊं तो जब, ओके, वेजाइना की अगर हम बात करें तो वेजाइना के ऊपर क्या होता है, जो प्लेसेंटा होती है, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, यहां पे इस इमेज के थ्रू अगर हम बात करें, ओके, तो ये अगर हम बात करें, ये सर्विक्स वाला पोर्शन है और यहां पे जो प्लेसेंटा है, ओके, ये जो प्लेसेंटा है तो मतलब ये पूरा क्या हो गया, इसने ये पूरा कवरिंग कर लिया। ओके, ये प्लेसेंटा प्रीविया, तो ये पूरी क्या हो गई, कवरिंग हो गई। तो इससे क्या होगा, इससे जो डिलीवरी है उसमें क्या होगी, डिफिकल्टी। तो यहाँ पे इस चीज की ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। तो यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड है, ओके, आफ्टर रोलिंग आउट प्रीविया बाय अल्ट्रासाउंड, तो ये होता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे तब क्या किया जाता है, वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है। क्लियर है? ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज पब्लिश्ड बाय। टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है, अगर बात करें इंटेलिजेंस के लिए टू फैक्टर थ्योरी पब्लिश की गई थी, वो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी। तो यहां पे ऑप्शन ए गार्सेट, ऑप्शन बी चार्ल्स स्पीयरमैन, ऑप्शन सी लुइस थर्स्टन एंड ऑप्शन डी इज एडवर्ड। तो यहां पे अगर बात करें टू फैक्टर थ्योरी, अभी टू फैक्टर थ्योरी का मतलब क्या होता है, तो टू फैक्टर थ्योरी में आपको थोड़ा हिंट दे दूं।
एक होता है जनरल, ओके, और एक होता है स्पेसिफिक। ओके, जनरल और स्पेसिफिक, ये दो फैक्टर होते हैं। ओके, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें तो वैसे मैं पिछले कुछ क्लासेस, कुछ पुराने कुछ क्लास मैंने ये टॉपिक वैसे डिस्कशन करके आगे मैं आपको रिवाइज करा दूं। ओके, कि जनरल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो सारे लोग हैं, ऑल पर्संस, ऑल ह्यूमंस, वो क्या है, वो है, क्या है वो, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, कि हर एक व्यक्ति है वो उसकी डेथ होती है। ओके, अब यहाँ पे स्पेसिफिक हम किसी पर्सन की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल कि राम इज ए ह्यूमन, ठीक है, राम इज ए ह्यूमन, तो यहाँ पे हम क्या पता चल रहा है कि राम इज ए मोर्टल। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जनरल से कहाँ जा रहे हैं, स्पेसिफिक की तरफ। तो ये जो थ्योरी थी इंटेलिजेंस की, जनरल से स्पेसिफिक तरफ जाने की, ये थ्योरी दी थी चार्ल्सन स्पीरमैन ने। किसने दी थी, चार्ल्सन स्पीरमैन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना, ये टू फैक्टर थ्योरी है, यानी इन जनरल पहले चीजें देखनी, फिर उसमें से किसी एक स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर जाना, वो होता है जनरल और स्पेसिफिक, टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन के अंदर कॉलर स्लिंग अप्लाइड एज ए फर्स्ट एड मेजर बिफोर शिफ्टिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। किस कंडीशन के अंदर, या फिर अगर बात करें अस्पताल ले जाने से पहले प्राथमिक उपचार के रूप में कॉलर स्लिंग किस स्थिति में लगाया जाता है। अब पहले अगर हम बात करें तो कॉलर स्लिंग आपने देखा होगा मोस्टली लोगों को कि यहाँ पे क्या कर दी जाती है, पट्टी बांध दी जाती है, तो हाथ ऐसे रख दिया जाता है। ओके, हाथ ऐसे बांध दिया जाता है, तो वो किस कंडीशन में किया जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर बात करें किसी के फ्रैक्चर हो जाते हैं, कौन से फ्रैक्चर होते हैं, तो यहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन नहीं, फ्रैक्चर ऑफ लोअर आर्म, फ्रैक्चर ऑफ अपर लेग और फ्रैक्चर अपर आर्म। यहाँ पे अगर बात करें लेग का तो नहीं, यहाँ पे क्या होगा, आर्म। ओके, अब आर्म की अगर बात करें तो आर्म में किसी तरह का कोई फ्रैक्चर हो जाता है। ओके, आर्म में अगर किसी तरह फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो एक कॉलर स्लिंग जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा काफी बार एक बेल्ट होता है, ठीक है, जिसमें हैंड और नेक के अराउंड वो कवर होता है, ठीक है, जिससे क्या मिलता है, हैंड को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे ओके, तो ये कब यूज किया जाता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है यूजुअली जो अपर आर्म होती है। ओके, जो अपर आर्म के उसको सपोर्ट देने के लिए, ताकि वहां उसमें किसी तरह कोई वे अगर बात करें तो किसी तरह कोई उसको जोड़ नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फ्रैक्चर्ड अपर आर्म। इसके पीछे अगर बात करें तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, अगर हम बात करें तो कॉलर स्लिंग है उसका यूज किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द रिपोर्टिंग गाइडलाइंस, ओके, द रिपोर्टिंग गाइडलाइंस फॉलोड फॉर ए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, RCT, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स की अगर इनकी बात करें तो इनकी रिपोर्टिंग करने के लिए, इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए एक गाइडलाइंस अपनाई जाती है। वो गाइडलाइंस क्या है, ऑप्शन ए केयर, ऑप्शन बी प्रिज्म, ऑप्शन सी कंसोर्ट एंड ऑप्शन डी स्ट्रोक। ओके, तो यहाँ पे कौन सी टाइप की जो रिपोर्टिंग गाइडलाइंस है वो फॉलो की जाती है। ओके, तो यहाँ पे अगर राइट की अगर बात करें तो यहां पे अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। ओके, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स यानी कि कॉन्सॉर्ट। ओके, कॉन्सॉर्ट की जो गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो किया जाता है ताकि किसी तरह के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की रिपोर्टिंग की जा सके, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सॉर्ट, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द इफेक्ट ऑफ ए सिंगल डोज ऑफ ट्राइमेथरिन
लास्ट फॉर हाउ मेनी आवर्स। ओके, तो यहाँ पे ट्राइमेट्रिन ड्रग होती है, उसका जब एक बार डोज दे देते हैं तो कितने टाइम तक इफेक्टिव रहती है? ऑप्शन ए 6 to 8 आवर्स, 6 से लेकर 8 घंटे तक। ऑप्शन बी 12 से 16 घंटे, 18 से 20 और 20 से ज्यादा घंटे। तो यहाँ पे ट्राइमेट्रिन की अगर बात करें, ओके, इसका यूज किया जाता है, ठीक है, और जब ये यूज करते हैं तो उसके बाद में इसका जो इफेक्ट आता है वो 12 to 16 आवर्स तक रहता है। कितने टाइम तक रहता है? 12 से 16 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द साइन ऑफ ए फेटल डेथ इन ए वॉर्म? कि वॉर्म यानी गर्भ के अंदर जब बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसका साइन क्या होता है? ठीक है, कैसे हमें पता चलेगा कि वॉर्म के अंदर, गर्भ के अंदर बच्चे की डेथ हो गई है? तो ऑप्शन ए फीटल टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड फीटल मोमेंट्स, ऑप्शन सी नो हार्ट बीट, ऑप्शन डी इंक्रीज इम्यूनिटी फ्लूइड। बहुत ही आसान सवाल है कि जब गर्भ के अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है तो सबसे ज्यादा कॉमन साइन हमें क्या होता है? बच्चे की हार्ट बीट क्या हो जाएगी? इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब नो हार्ट बीट। ओके, नो हार्ट बीट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर टैकीकार्डिया की बात करें तो हार्ट रेट अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हार्ट बीट बिल्कुल खत्म हो जाती है। नो हार्ट बीट मीन्स फेटल की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच इम्यूनोग्लोबिन, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बैक्टीरिया से बचाता है, उसको क्या देता है? पैसिव इम्यूनिटी देता है। ओके, क्या देता है? पैसिव इम्यूनिटी देता है। अब ये पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? ऐसी इम्यूनिटी जो कुछ टाइम के लिए क्या रहती है? लास्ट लॉन्ग रहती है, लंबे टाइम तक नहीं रहती। एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है। कितने टाइम के लिए? शॉर्ट टाइम के लिए होती है। और वहीं पे अगर ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है, अब एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें जो क्या होती है? लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहां पे अगर हम बात करें एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे मैं आपको बताऊं कि वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन हमें क्या देता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो भी कब? लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और बच्चे को बचाता है किसी भी तरीके के बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जी सॉरी एम, एंड ऑप्शन डी इज इम्यूनोग्लोबुलिन डी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन से टाइप का जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो वो राइट आंसर क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और उसके बाद में बच्चे की बॉडी में जाता है और बच्चे को क्या करता है? जन्म के बाद कुछ समय तक उसको क्या करता है? किसी भी तरीके की डिजीज से बचाता है, उसको इम्यून रखता है। क्लियर है? तो जन्म होने के बाद में भी बच्चे को बच्चे की जो मदर उसके इम्यूनोग्लोबुलिन हेल्प करती है बच्चे की किसी भी तरीके की डिजीज होने से। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है Who is considered the pioneer of nursing research and published notes on nursing in 1859? कौन वो पर्सन है जिनको नर्सिंग रिसर्च का क्या कहा जाता है? पायोनियर, या फिर जिन्होंने नर्सिंग रिसर्च के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारी पब्लिकेशंस की हैं, और वो भी कब? 1859 के अंदर। जिनको पायोनियर मतलब जिसकी अगर बात करें तो नर्सिंग की जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हिल्डेगार्ड पप्लू, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी मार्था रोजर्स, ऑप्शन डी वर्जीनिया हेंडरसन। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक ये बच्चों ये सवाल का जवाब सबको पता होना चाहिए। ओके, क्या राइट आंसर है? बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द लेडी विद द लैम्प। पता है ना, हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जन्म कब हुआ था? 12 मई, ओके, 1820 में इनका जन्म हुआ था। और ईयर 1859 1859 के अंदर इन्होंने क्या किया था? नर्सिंग रिसर्च के ऊपर वर्क किया था और अपने नोट्स पब्लिश किए थे नर्सिंग के ऊपर। ओके,
तो 1859 के अंदर ये काम किया था और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीनल कार्सिनोमा? ओके, यहाँ पे ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण से, रिस्क फैक्टर ऐसा कौन सा जिसके कारण से जो रीनल कार्सिनोमा है, ठीक है, जो रीनल कार्सिनोमा वो नहीं होता? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्मोकिंग, ऑप्शन बी हीमोडायलिसिस, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन डी ओबेसिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें तो रीनल अगर कार्सिनोमा की बात करें तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस है उनमें से स्मोकिंग की अगर बात करें तो मोस्टली जो लंग कैंसर है वो किसके कारण से होता है? स्मोकिंग के कारण। इसके अलावा जो हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, ये भी कहीं ना कहीं अगर बात करें कार्सिनोमा के कारण बन सकते हैं, बट हीमोडायलिसिस, ओके, हीमोडायलिसिस की वजह से रीनल कार्सिनोमा नहीं होता। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास जिसके अंदर मैंने डिस्कशन किए हैं अलग अलग आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम से रिलेटेड आपके कुछ एमसीक्यूज। तो आई होप आज की क्लास के अंदर आपको चीजें क्लियर हो गई, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होगी और अच्छे से आपको चीजें सब बेहतर तरीके से और अच्छे से समझे जब आप रेगुलर आते रहेंगे तब। ओके, तो ये है आज की क्लास। और इसके अलावा मैं आपको बच्चों बता दूं आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट कोर्स के बारे में, जिसके अंदर आपको मिलेंगी डेली लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ साथ में आपको एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन मिलेगी और ये सब चीजें आपको मिलेगी ओनली 4999 के अंदर और इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की। इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि सिर्फ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको चेक करना, उसको असेस करना, तो उनके लिए लेके आए टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको मिलेंगे 25 मॉडल पेपर्स, ओके, और साथ साथ 10 आरआरबी के ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, और ये जो पैटर्न रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, और ये रहेगी प्राइस इसकी ओनली 599। ओके, तो बच्चों ये अपनी क्लास थी, छोटी सी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस तरीके और क्लासेस के लिए जुड़े रहिए किरोशन नर्सिंग क्लासेस में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।